नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। हर रोज कोरोना संक्रमण एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। दूसरी लहर कितनी खतरनाक होती जा रही है, इसका अंदाजा आप बीते 24 घंटों के आंकड़ों से लगा सकते हैं। 1,30,000 को पार कर गए हैं कोरोना केसेस। और देखिए, बीते 3 दिन में लगातार 1 लाख के हिसाब से केसेस आए हैं, यानी 3 लाख के करीब केसेस तो बीते 3 दिन में बढ़े हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में जो स्थिति है वो किस दिशा में जा रही है। 24 घंटों में 780 संक्रमितों की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से। और अलग अलग राज्यों की भी स्थिति पर अगर आप नजर डालें, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गंगाराम अस्पताल की तस्वीर देखिए, जहां पर 37 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित हुए और ये वो डॉक्टर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद देखिए वायरस नहीं बख्श रहा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे दिल्ली, मुंबई जो कि मेट्रो सिटीज में आती है, वहां पर कितनी बड़ी ज्यादा तेजी से केसेस बढ़े हैं। इसके अलावा जो अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज कर रहे 37 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। आंकड़ा इस वक्त ये कह रहा है कि 100 लोगों में से 9 संक्रमित मिल रहे हैं। देश में मरीजों के मिलने की रफ्तार भी बढ़कर 9.21% हो गई है। राज्यवार पाबंदियां देखिए, पंजाब में पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। और ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? क्योंकि कोविड केसेस के लिए जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, संक्रमण का जो ये दायरा है, उसे तोड़ना है। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ समेत 9 ऐसे इलाके हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया कल ही। ये आप देखिए इस वक्त हर सूबे में किस तरह से केसेस बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, केरल और गुजरात की तस्वीर। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में 56,286। बीते साल भी 2020 जब कोरोना की एंट्री हुई थी देश में, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस थे। और एक बार फिर दूसरी लहर में महाराष्ट्र ही इस वक्त इस लिस्ट में टॉप पर दिखाई देता है। तो बीते 24 घंटों की राज्यवार स्थिति हमने आपको दिखाई, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बातचीत की और बढ़ते कोरोना पर चिंता जताई। उन्होंने लोगों की लापरवाही की तरफ भी इशारा किया। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। संख्या ज्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल प्रधानमंत्री ने अहम बैठक की और कोरोना के हालात क्या हैं देश भर पर, इस पर एक समीक्षा भी की गई। लेकिन अब आने वाला एक हफ्ता लगातार जो भी एक्सपर्ट्स हैं और सरकारें हैं, वो इस बात का जिक्र बार बार कर रही हैं कि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोका गया तो ये खतरा आगे तक फैल सकता है और हालात बेकाबू हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। गंगाराम हॉस्पिटल से हिमांशु हमारे साथ मौजूद है, कुमार कुणाल भी दिल्ली में जो हालात है वो बताने के लिए मौजूद है हमारे साथ। इसके अलावा आपको बता दें, अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं और मुंबई में मौजूद है मुस्तफा शेख। सबसे पहले रुख मैं मुस्तफा आपका कर रही हूँ। महाराष्ट्र लगातार
55,000 के हिसाब से केसेस हर रोज हम देख रहे हैं। जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो बहुत खराब हैं, कम से कम महाराष्ट्र में। और इन सब के बीच वैक्सीन को लेकर भी हम देख रहे हैं कि एक तरह के टकराव की स्थिति महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिखाई दे रही है। बताइए हमारे दर्शकों को कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या परिस्थितियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र में प्रतिदिन जो है ये 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और कल उसमें से तकरीबन 56,200 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि क्योंकि टेस्टिंग इतने बड़े स्तर पर और ज्यादातर आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा है। कल सेंटर की एक टीम मुंबई पहुंची हुई थी, उन्होंने आइसोलेशन सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया और तैयारियों को सेटिस्फैक्टरी बताया है। साथ ही साथ अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो बिल्कुल कल भी ऐसा हुआ था कि मुंबई में भी कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन खत्म हो गई थी। महाराष्ट्र में सातारा, न्यू पनवेल ऐसे इलाकों में वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वैक्सीनेशन बढ़ाने की भी जो सरकार की तरफ से कोशिश है वो जारी है। फिलहाल आज फ्राइडे का दिन है, शाम से लॉकडाउन लगने वाला है। वीकेंड लॉकडाउन का ये पहला वीकेंड है और इसका इम्पैक्ट कैसे लोगों के ऊपर होता है ये देखना होगा, क्योंकि कई दुकानदार है अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में मुंबई के भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस लॉकडाउन के खिलाफ। तो महाराष्ट्र सरकार को रोजगार और साथ ही साथ लोगों की जो हालत है, लोगों की जो इन्फेक्शन रेट है, उस दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। 1 से 2 हफ्तों में पता चलेगा कि सेकेंड वेव का क्या हालत है। और मैं आपके पास मुस्तफा और डिटेल्स के लिए लौटूंगी, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि लॉकडाउन की तरफ हालात ना बढ़े, इसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेकर काम करना होगा। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, 37 डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे थे और जिन्होंने वैक्सीन लिया था वो संक्रमित पाए गए हैं। ये तस्वीर, ये घटना ये बताती है कि ये वायरस किसी को नहीं बख्शेगा। डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी, जिनमें डॉक्टर्स, पुलिस सभी लोग शामिल थे। और इस तरीके की कुछ चीजें सामने निकल के आई थी कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। और यही वजह है कि जो 37 डॉक्टर, जब इन्हें इन्फेक्शन हुआ, जब पॉजिटिव पाए गए, तो इन सभी को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 32 लोग तो होम क्वारंटीन है, जहां पर लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी निगरानी कर रही है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लगातार ली जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि जो इम्पैक्ट है वायरस का वो किस हद तक है, क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है तो कितना ज्यादा खतरनाक स्तर तक ये वायरस पहुंचता है, इस पे निगरानी रखी जा रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि कितना इम्पैक्ट ये करता है, क्योंकि इससे जो एक लोगों के मन में शंका थी वो भी खत्म होगी। क्योंकि इस तरीके की कुछ बातें निकल के सामने आई थी पहले भी कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी ये वायरस जो है वो नहीं छोड़ता है, नहीं बचता है और कई बार लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन वो संक्रमण उतना घातक या उतना खतरनाक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अब निगरानी टीम है वो ये देख रही है कि किस स्तर तक इन डॉक्टरों में ये संक्रमण बढ़ता है। ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। कुणाल भी हमारे साथ हैं, अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने अपने राज्य में जो स्थितियां हैं उस पर क्या जानकारी दी है। हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, मैंने उनको कहा आप वैक्सीन भेजो, हम 7 लाख वैक्सीन हर रोज लगाने को तैयार है। और मैंने ये भी मांग की कि आपने 45 साल के ऊपर लोगों के वैक्सीन लगाने की बात क्यों की। कोरोना जो हो रहा है, अब ये दूसरी लहर आ रही, इसमें जवान बच्चे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये उम्र जो 45 साल रखी है आपने, इसको फ्री कर दो, जो लगाना चाहे टीका लगाओ। हम करीब 2000 जगह हमने वैक्सीनेशन के लिए 2000 जगह इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है और हम लगातार वैक्सीनेशन के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं, जांच के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं। और संभवतः आज या कल तक वैक्सीन आने की संभावना है और जैसे ही आ जाता है उसको और त्वरित गति में उसको के लाभ से लाभान्वित आमजनों को किया जाएगा, जो ICMR के गाइडलाइन है। मृत्यु का एक बड़ा कारण दिख रहा है देरी से अस्पताल आना। तो लोगों में ये जागरूकता लाना कि समय से आप प्लीज समय से आ जाएं। जब देरी हो जाती है तो कुछ सहयोग पहुंचा पाना, मदद कर पाना, उपचार करना ये संभव नहीं हो पाता। एक यही है कि हम जल्दी से जल्दी आएं और एहतियात बरतने की बातें कि कोरोना हमको पहुंचे ही ना, सबसे जरूरी बात यह है। छत्तीसगढ़ उन टॉप राज्यों में है, देश के टॉप 4 राज्यों में है जो 10% से ज्यादा अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। 43 लाख डोजेज हम प्रतिदिन लगा रहे हैं।
जो आपके न्यूजीलैंड से पॉपुलेशन से ज़्यादा है, जो आपके जर्मनी के पॉपुलेशन 2 गुना ज़्यादा है। और हम अपने ही वैज्ञानिक द्वारा विकसित वैक्सीन का हम प्रोडक्शन करने के बाद इतनी बड़ी संख्या में हम लगा रहे हैं, तो 130 करोड़ की जनसंख्या को लगाने में टाइम भी लगेगा और उत्पादन भी उतना फास्ट नहीं हो पा रहा जितना हम चाहते थे। तो सब मिला के एक प्रकार से खाली नहीं जाएगा। हमारा समय समय पर जब जरूरत पड़ेगा सभी राज्यों को, उत्तर प्रदेश को भी उतनी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि भाई आप वैक्सीनेशन जो है सबको कर दीजिएगा, एटलीस्ट 45 से ज़्यादा वालों को कर दीजिएगा। पहले कहा कि नहीं किया जाएगा, 3 दिन बाद उन्होंने कर दिया। हमने 2 रिक्वेस्ट और कर रखी हैं कि वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए अलाउ किया जाए, एटलीस्ट एडल्ट्स को अलाउ किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है कि कैंप सेटिंग्स में, कि भाई आप सिर्फ हेल्थ केयर से फैसिलिटीज़ में नहीं, कैंप सेटिंग्स में भी अलाउ करें। और आइए अब आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं। वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तस्वीर हम जरा देखें, अगर उत्तर प्रदेश में किस तरह से आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा केसेस बीते साल 11 सितंबर को आए थे, 7,103 केसेस। लेकिन कल यानी गुरुवार को 8,490 केसेस सामने आए हैं। ये बता रहा है कि तस्वीर कितनी भयावह है। कितने उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो इस वक्त करहा रहे हैं और सरकार ने क्या कदम लिए हैं? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो रिकॉर्ड है वो पिछले साल का टूट गया, यानी कि संक्रमण फैलने से लेकर अब तक सबसे ज्यादा केस 8,490 उत्तर प्रदेश में आए हैं। 13 कुल ऐसे जिले हैं जहां पर एहतियात बरता जा रहा है। खासतौर पर खुद मुख्यमंत्री भी अब फील्ड में उतर आए हैं, वो भी दौरे कर रहे हैं और निकल रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जाए और उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके लिए वो प्रयागराज पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी कानपुर पहुंच रहे हैं, आगरा, झांसी, बरेली, और जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर जाके पूरी समीक्षा करने वाले हैं। चिंता का विषय मीनाक्षी ये भी है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरीके से बाहर से जो पलायन करते हुए मजदूर और जो प्रवासी वापस आ रहे हैं उनकी जांच सुनिश्चित करना, क्योंकि इनका जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा है जहां पे संक्रमण इस समय फैल रहा है। तो सरकार की भी कोशिश है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और इनको रोका जाए। इसके साथ ही साथ बेड्स की संख्या को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। हमने भी अस्पतालों का जायजा लिया, वहां भी स्थिति चिंताजनक है, तो सरकार उसको भी देख रही है। लेकिन इसमें उम्मीद यही कि अब कम से कम जो ये परिस्थितियां जैसी हैं उस पर जो है कदम सख्त आगे उठाए जाएं। कुणाल के पास चलते हैं। कुमार, देखिए 5,000 का एवरेज है दिल्ली में, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 8% के पार चला गया है। ये बताइए कि अभी ओवरऑल दिल्ली में क्या परिस्थितियां और नाइट कर्फ्यू से क्या हासिल हो रहा है? देखिए, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों में एक जानकारी, एक जो जागरूकता है वो पैदा की जाए। लेकिन जो कई सारे फैसले लिए गए हैं विभागीय स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी, और उसमें है कि जिस तरीके से कई सारे अस्पताल हैं, जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और बाकी कई बड़े अस्पताल हैं जिनको पूरी तरह से कोरोना के लिए ही उनके बेड को तय कर दिया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा एम्स, जो कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भी जो रेगुलर ओपीडी है वो बंद कर दी गई है। उसको एहतियातन बंद किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जो जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है दिल्ली में, और दिल्ली सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही यहाँ पर चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं होती है, बल्कि जो बाकी राज्य हैं वहां से भी मरीज बड़ी संख्या में दिल्ली का रुख करते हैं। तो उसको लेकर के भी जो तैयारी है वो की जा रही है। जहां तक जांच की बात है, जो आपने बात भी कही, 8% संक्रमण की दर हो गई है, वो चिंता की बात है, क्योंकि 5% से जब ऊपर होता है संक्रमण का दर तो उसके कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। उन तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और फिर एक बार से दिल्ली में देखिए 7,000 प्लस के हिसाब से केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण लगातार बनी हुई हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व के हिसाब से आप भारत के आंकड़ों पर नजर डालें तो देखिए भारत से ऊपर अमेरिका और ब्राजील थे, लेकिन अब भारत से ज्यादा केसेस सिर्फ अमेरिका में ही है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आंकड़ों की ये तेजी इंटरनेशनल स्तर पर भी जो है परिस्थितियों के खराब होने की तरफ इशारा करती है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 4,043 नए संक्रमित मरीज, 13 लोगों की यहां पर मौत हुई है। यहां का और हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के 4,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं
लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात है यहाँ पे जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों जहां 18 मौतें हुई थी तो वहीं अब ये मौतें बढ़ के 27 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 27 लोगों ने मध्य प्रदेश में कोरोना से अपनी जान गंवाई है। और जो ये वजह है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ के 13% के करीब पहुंच गया। 12.9 बताया जा रहा है पॉजिटिविटी रेट, जो करीब 13% है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जो 4 सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इसके अलावा अब सख्ती जो है वो इन शहरों में भी दिखने लगी है। सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि अब जो शनिवार और रविवार है वो लॉकडाउन रहेगा ही, सभी जो नगरीय क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के वहां पे। इसके अलावा अब ये ऐलान कर दिया गया है कि भोपाल का जो कोलार इलाका है वहां पे 9 दिनों का लॉकडाउन अलग से लगाया जाएगा, जो कि आज शाम से शुरू हो जाएगा। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन अब कई जगह दिक्कतें भी आ रही हैं। कुछ जगह पर वैक्सीन का संकट है तो कुछ जगहों पर इसके लिए लंबी कतार लगी हुई है। इस बात की शिकायतें अलग अलग हिस्सों से मिली और परिस्थितियां आपने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच भी देखी, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर एक टकराव दिखा, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की शिकायत थी कि उन्हें दवा कम मिल रही है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में दवा पहुंचाई गई है। वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देख नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।